आज के टॉपिक का नाम है अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले पिछले वाले क्लास में जो आपने पढ़ा वो याद है आपको। उसमें आपने ये देखा कि जो जैकोबिन क्लब का जो लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर, उनको कोर्ट के द्वारा सजा दिया जाता है और उनको भी फांसी नहीं बल्कि गिलोटाइन डिवाइस में डाल के उसको काट दिया जाता है। अब ज़रा सोचिएगा ज़रा ध्यान से, यहाँ पे अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट में था कौन? मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर ही गवर्नमेंट में था, वही उसको रन कर रहा था। लेकिन अब जब उसका लीडर ही नहीं रहा तो फिर अब फ्रांस को चलाएगा कौन, है ना? सवाल ये होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि फ्रांस को कौन चला रहा है। देखिए ध्यान से लिखा हुआ है, लेकिन हाँ ये याद रखिएगा कि अभी फ़िलहाल जो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर का गवर्नमेंट था, यानी कि वो जो पूरा शासन चला रहा था अपना, वो पूरी तरीके से अब ख़त्म हो चुका था, क्योंकि लीडर ही नहीं बचा तो फिर क्या करेंगे, है ना? आगे, द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर। जैसे ही जैकोबिन गवर्नमेंट खत्म हुआ, जैकोबिन गवर्नमेंट बोलो या फिर मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर गवर्नमेंट बोलो, दोनों का मतलब सेम है। जैसे ही मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर को गिलोटाइन डिवाइस में काट दिया गया, वैसे जैकोबिन गवर्नमेंट का अस्तित्व भी खत्म हो गया। अब लेकिन हाँ भाई, अस्तित्व खत्म हो गया, लेकिन फ्रांस को कोई तो रूल करेगा, कोई तो फ्रांस को चलाएगा। तो अब यहाँ पे फ्रांस को चलाने का जो जिम्मेदारी है वो उठा लेता है मिडिल क्लास के कुछ बड़े ही धनी और बड़े धनवान लोग। और ये कौन मिडिल क्लास? थर्ड स्टेट के मिडिल क्लास। जैसे धनवान लोग में कौन आते होंगे? बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े मर्चेंट, है ना, ये सारे लोग, लॉयर, बड़े बड़े लोग, लेकिन बड़े बड़े लोग, ठीक है। तो जैसे जैकोबिन गवर्नमेंट का खात्मा हुआ, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर को गिलोटाइन डिवाइस में देके काट दिया गया, वैसे ही फ्रांस को चलाने का जिम्मेदारी जो है थर्ड स्टेट के बड़े बड़े मिडिल क्लास के लोगों ने ले लिया। अच्छा, यहाँ पे तो अब क्लर्जी और नोबिलिटी वाला कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो तो सिस्टम ही इन्होंने ख़त्म कर दिया। और कभी उनको सरकार में आने का मौका देगा ये लोग? कभी नहीं देगा। बोलेगा अभी तक तुम रूल करते आए, अब हमको रूल करने दो भाई, है ना। अच्छा, आपके मन में सवाल ये भी आ रहा होगा कि सर अभी तो फिलहाल फ्रांस में रिपब्लिक आ चुका था। हाँ, रिपब्लिक है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से नहीं है, क्योंकि रिपब्लिक का मतलब होता है हर एक लोगों को इक्वल राइट, है ना। क्या महिलाओं को राइट अभी तक मिला है? नहीं मिला है। आगे वही हम लोग पढ़ेंगे, अपना नया टॉपिक जो है डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन में। खैर आगे बढ़ते हैं। फ्रांस में रिपब्लिक है, लेकिन अभी कम्प्लीटली रिपब्लिक नहीं आया है। यदि रिपब्लिक कम्प्लीटली आता तो क्या मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर कभी भी गिलोटाइन में किसी को काटता? रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है कि सारा का सारा जो सज़ा सुनाने का प्रोसेस है वो गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है, और ये तो गवर्नमेंट का लीडर ही ऐसा काम कर रहा है ना। खैर रिपब्लिक तो था फ्रांस में, लेकिन कम्प्लीटली नहीं था। आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे फ्रांस को चलाने का जिम्मेदारी किसने ले लिया था? मिडिल क्लास के कुछ अमीर अमीर धनवान लोगों ने। उसके बाद क्या होता है देखिए, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रोपर्टीड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। अब जरा समझिए ध्यान से, फ्रांस में दो बार नया संविधान बना। एक बार संविधान कब बना? जब वो थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव ने मिल के बनाया था, नेशनल असेंबली जिसको हम लोग कहते थे, है ना। उन्होंने एक नया संविधान बनाया था, और उनके संविधान में क्या था? उनके संविधान में ये था कि वो हर आदमी, यानी कि केवल मेन, केवल पुरुष, वो हर पुरुष वोट दे सकता था जो कि 21 साल या 21 साल के ऊपर का है ना। और उनके पास प्रॉपर्टी है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब जब पावर किसके हाथ में आ गया है? मिडिल क्लास के वेल्दी लोगों के हाथ में आ गया है, तो ये दोबारा एक नया संविधान बनाते हैं, दोबारा नया संविधान बनाते हैं, और ये अपने संविधान में लिखते हैं कि वो लोग वोट नहीं दे पाएगा जिनके पास की प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब कि जिसके पास प्रॉपर्टी है, धन संपत्ति, पैसा कौड़ी, ज़मीन, घर, ये सब है, वही केवल वोट देगा। जिसके पास कुछ भी नहीं है वो वोट नहीं देगा। मतलब कि ये पूरी तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में गरीब लोगों को कोई राइट दिया ही नहीं था, ठीक है। आगे उसके बाद देखते हैं, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये जो नया संविधान था, इसमें 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया। मतलब पहला बात तो इलेक्टेड यहाँ पे कहा गया, इसका मतलब कि वोटिंग के द्वारा चूज किया जाएगा। संविधान में कहा गया है कि अब जो वोटिंग होगा वो वोटिंग तो लोगों के द्वारा ही होगा, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल 2 को बनेगा। मतलब कि 2 हाउस बनेंगे। जैसे हमारे इंडिया में 2 हाउस है ना, लोकसभा, राज्यसभा, उसी प्रकार से इन्होंने कहा कि 2 हाउस बनेंगे और दोनों में लेजिस्लेटिव काउंसिल बैठेंगे। मतलब कि दोनों में वैसे लोग बैठेंगे जिनको कि लोग जाके चुनेगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद दीज काउंसिल्स अपॉइंटेड एन एग्जीक्यूटिव कंसिस्टिंग ऑफ 5 मेंबर्स कॉल्ड दी डायरेक्टरी। और 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया। 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब है 2 बिल्डिंग होंगे,
और दोनों में कुछ कुछ लोग बैठे होंगे और वो लोग बैठे होंगे जो लोगों ने उनको चुना होगा, ठीक है। और दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करेगा, एक एक ग्रुप अपना चुनेगा एग्जीक्यूटिव का। जैसे पहला लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करेगा, एक अपना एग्जीक्यूटिव का मेंबर चुनेगा और उस मेंबर में कितने लोग होंगे, 5 लोग होंगे। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल कितना है, 2 गो है। तो एग्जीक्यूटिव कितने चुने जाएंगे, 10 चुने जाएंगे, 5 इधर से और 5 उधर से चुने जाएंगे, और इसी को कहा गया है डायरेक्टरी। तो अब आपसे सवाल पूछेगा कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल और डायरेक्टरी का मतलब क्या है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे नए संविधान के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि वोटिंग जो है वो तो लोग ही करेंगे, 1 मैन 1 वोट वाला भी सिस्टम चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी कि जो लोग चुनाव जीतेंगे, इलेक्शन जीतेंगे, उनको अब 2 बिल्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि 2 हाउस प्रोवाइड किया जाएगा। पहले हाउस में कुछ लोग बैठेंगे जो कि इलेक्टेड होंगे, और दूसरे हाउस में भी कुछ लोग बैठेंगे जो कि इलेक्टेड होगा। पहला जो हाउस होगा वो अपना एग्जीक्यूटिव चुनेगा। एग्जीक्यूटिव का मतलब जो नियम कानून का पालन करवाएगा, है ना, वो अपना एग्जीक्यूटिव चुनेगा। और कितने लोगों को चुन सकता है, वो 5 मेंबर को चुन सकता है। और दूसरा जो हाउस है वो भी अपना एक 5 लोगों का एग्जीक्यूटिव चुनेगा, और इन्हीं 5 एग्जीक्यूटिव को क्या कहा गया है, डायरेक्टरी कहा गया है। कोई समस्या इसमें, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद द डायरेक्टरी वाज फॉर्म्ड फॉर अवॉइडिंग द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन 1 मैन। अब जरा देखिए ध्यान से, ये डायरेक्टरी इसलिए बनाया गया, यानी कि अब एक तरीके से यदि सोचा जाए तो फ्रांस का पावर ना 10 लोगों के हाथ में है। पहले हाउस से 5 एग्जीक्यूटिव और दूसरे हाउस से भी 5 एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अब फ्रांस का पावर जो है 10 हाथों में डिवाइड किया गया है ना। कोई भी एक आदमी अकेला कोई नियम कानून पास नहीं कर सकता था। कोई डाउट इसमें, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद however there were clashes between directory and legislative councils which paved the way for the rise of a military dictator Napoleon Bonaparte। अब यहाँ पे देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल ने भले ही डायरेक्टरी को चुना था, भले ही वो 5 मेंबर को चुना था, लेकिन वो एक तरीके से ना केवल दिखाने के लिए था, लोगों को दिखाने के लिए था कि पावर एक हाथ में नहीं है, पावर 10 हाथ में हमने बांट दिया है। लेकिन कभी भी इन सब के बीच में शांति प्यार वाला बात नहीं हुआ। लेजिस्लेटिव काउंसिल और डायरेक्टरी, इन सब के बीच में लड़ाई झगड़ा हमेशा चलता रहता था। इसलिए चलता रहता था क्योंकि अभी सुप्रीम पावर किसके हाथ में है, डायरेक्टरी के हाथ में। वो कोई बात कहता था, लेजिस्लेटिव काउंसिल को बुरा लग जाता था, लेजिस्लेटिव कोई बात कहता था, एग्जीक्यूटिव को बुरा लग जाता था, है ना। यानी कि उन दोनों के बीच में जो है नोक झोंक हमेशा चलता रहा, और इसी के वजह से ये लोग फ्रांस को अच्छी तरीके से नहीं चला पाया। इसके बीच में आता है नेपोलियन बोनापार्ट, और ये नेपोलियन बोनापार्ट एक डिक्टेटर था। इसके बारे में आपको आगे मिलेगा। हालांकि क्लास 9th के हिस्ट्री में नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बहुत कम कहा गया है, बहुत कम बताया गया है, लेकिन ये बहुत बड़ा डिक्टेटर हुआ करता था। मतलब कि इस तरीके के था, जिस कंट्री पे हाथ ये रख देता था ना, वो कंट्री ये जीत लेता था, ऐसा। तो अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आखिर फ्रांस के हिस्ट्री में नेपोलियन बोनापार्ट का एंट्री कैसे हुआ। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि देखिए, पहले रूल करता था लुइस 16। लुइस 16 को हटाया, पावर आया जैकोबिन गवर्नमेंट के हाथ में। पूछ दे, जैकोबिन गवर्नमेंट का लीडर कौन था, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर था। मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर को गवर्नमेंट ने सज़ा सुनाया, कोर्ट ने सज़ा सुनाया, उसको गिलोटाइन में डाल के काट दिया गया, वो ख़त्म हो गया। फिर पावर किसके हाथ में आया, फिर पावर आ गया हमारे मिडिल क्लास के वेल्दियर लोगों के हाथ में आ गया। उन्होंने नया संविधान बनाया। नया संविधान के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कह दिया कि वो लोग वोट नहीं दे पाएंगे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। और उन्होंने ये कह दिया कि अब जो है हमारा जो लीडर होगा, जो मेंबर होंगे हमारे, वो तो लोगों के द्वारा ही चुना जाएगा, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि 2 हाउस होंगे, 2 हाउस होंगे, और वो दोनों हाउस मिल के 5 लोगों का एक ग्रुप चुनेगा जो कि फ्रांस को रूल करेगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि कभी भी डायरेक्टरी, जिसको वो जो 5 मेंबर थे उनको क्या कहा गया, इसमें डायरेक्टरी कहा गया है। तो डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में कभी भी बात नहीं बन पाया। वो लोग आपस में लड़ते झगड़ते रह गए, वो लोग फ्रांस को अच्छी तरीके से रूल नहीं कर पाए। और इसी कमी को देखते हुए नेपोलियन बोनापार्ट को लगा कि भाई फ्रांस को ये लोग ना नहीं संभाल पा रहा है, और फ्रांस में भी व्यवस्था भी गड़बड़ है, ये लोग अपने में लड़ ले रहा है। तो फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट को लगा कि भाई यही मौका है, चलो फ्रांस पे हमला करते हैं और फ्रांस को अपने कब्जे में ले लेते हैं।
तो यहीं पे फ्रांस के रेवोल्यूशन में नेपोलियन बोनापार्ट का एंट्री होता है और ये चीज़ आपको मिलेगा, इसलिए हमने आपको कहा कि इसको आप याद रखिएगा। यहीं पे याद रखिएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट कैसे आया फ्रांस में, किसके वजह से आया, डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल के वजह से आया। ये दोनों यदि अच्छी तरीके से फ्रांस को रूल करता तो नेपोलियन बोनापार्ट कभी भी फ्रांस में नहीं आ पाता, उनको मौका ही नहीं मिल पाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के रेवोल्यूशन में इंटर कर गया है, लेकिन ये आपको अभी नहीं बताया जाएगा इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बाद में इस चैप्टर के लास्ट में बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में नेपोलियन बोनापार्ट का कैसे एंट्री हुआ। ठीक है, यहीं से आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद नया टॉपिक है हमारा, डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने जो भी फ्रेंच रेवोल्यूशन हम लोग जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, अभी तक खास तौर पे वुमेन के बारे में उतना बात नहीं हुआ है ना। लेकिन क्या वुमेन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था फ्रेंच रेवोल्यूशन में? बहुत बड़े लेवल पे इनका कंट्रीब्यूशन था। अब जानते हैं कि आखिर वुमेन का क्या कंट्रीब्यूशन था फ्रेंच रेवोल्यूशन में। चलिए देखते हैं, इसी क्लास में हम लोग देख लेते हैं। तो सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन, क्या वुमेन ने कोई रेवोल्यूशन किया, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या वुमेन का कोई कंट्रीब्यूशन रहा? बिल्कुल रहा, आपको ये मालूम चलेगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे ना इस टॉपिक को हम दो हिस्से में बांटना चाहेंगे। पहला हिस्सा हमारा होगा तब का जब फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, और दूसरा हिस्सा होगा जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद फिर वुमेन का क्या स्थिति रहा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि बिफोर और आफ्टर करके यहाँ पे हमने इसको बांट दिया है। बिफोर वाले टॉपिक में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर फ्रेंच रेवोल्यूशन होने से पहले वुमेन का क्या स्थिति था और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वुमेन का क्या स्थिति बना। चलिए इन दोनों के बारे में शुरू करते हैं हम लोग। लिखा हुआ है, women were active participants in the events which brought about so many important changes in French society। फ्रेंच सोसाइटी में यानी कि जब लुइस 16 के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, आंदोलन हुआ, जो भी कार्यक्रम किया गया हो, उसमें मेन के साथ साथ वुमेन का भी कंट्रीब्यूशन था। हाँ, वो अलग बात है कि वुमेन को जरा सा भी भाव नहीं दिया जाता था, वो अलग बात है, लेकिन वुमेन भी अपने स्तर पे हर चीज़ परफॉर्म करती थी। ठीक है, तो फ्रांस को सुधारने में वुमेन का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। आगे बढ़ते हैं, और इंटरेस्टिंग है और आपको अच्छा मिलेगा, अच्छी अच्छी बातें हैं उनके बारे में। They hoped that their involvement would pressurize the government to introduce measures to improve their lives। ये लोग मेन के साथ इसलिए जुड़ के काम करते थे क्योंकि इन महिलाओं का मानना यह था कि यदि हम लोग भी कंट्रीब्यूट करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन में, इन सब का साथ देंगे, तो हो सकता है कि आने वाले समय में महिलाओं के ऊपर भी ध्यान दिया जाए, हमारे लाइफ को भी सुधारने की कोशिश की जाए। और आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि पहले के समय में वुमेन को राइट जो है किसी कंट्री में मिलता नहीं था, इंडिया ही नहीं बाकी कंट्री में भी वुमेन को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता था आगे चल के पहले। ठीक है, तो इनका मानना यह था कि भाई हम भी यदि इस रेवोल्यूशन में हिस्सा लेंगे तो हो सकता है आगे चल के हमारे लाइफ के बारे में कुछ अच्छा ये लोग सोचे, है ना। इस आशा में, इस इच्छा से ये लोग आंदोलन में कूदते थे। उसके बाद मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग, और इसमें जो सबसे ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेंट यदि कोई होते थे तो वो थे हमारे थर्ड स्टेट के वुमेन। वो, और चूँकि थर्ड स्टेट के वुमेन है तो उनका घर परिवार कैसे चलता होगा, कुछ काम करके, कुछ बना के, बेच के, है ना, इस तरीके से। दे वर्कड एज सेमेस्ट्रेसेस और लॉन्ड्रेजेस, sold flowers, fruits and vegetables at the market, or were employed as domestic servants in the house of prosperous people। तो यहाँ पे बताया गया है थर्ड स्टेट के वुमेन के बारे में, वो लोग बड़े बड़े लोगों के कपड़े भी धोते थे। ठीक है, बाजार में फल फूल साग सब्जी ये लोग भी बेचा करते थे, और दूसरे बड़े बड़े लोगों के घर में ये लोग एक तरीके से हेल्पर के तौर पे काम भी किया करते थे, है ना। दिनचर्या इनका यहाँ पे बताया गया है, मेड के तौर पे वो लोग काम करते थे। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। 95% महिलाओं को उस समय पे किसी भी प्रकार से एजुकेशन नहीं मिल पाता था। पहला बात तो सिस्टम नहीं था उतना अच्छा, और दूसरा बात ये लोग अपने घर परिवार से मुक्त हो तब तो स्कूल जा पाए, है ना, इनको टाइम नहीं मिलता था, और दूसरा बात वैसा सिस्टम भी नहीं था। लेकिन हाँ, याद रखिएगा महिलाएं हमेशा आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन इनको बढ़ने नहीं दिया गया। ठीक है, आगे
ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्दियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट कोड स्टडी। जो बड़े बड़े घर के लड़कियां लोग हुआ करती थी, जैसे क्लर्जी हो गए, नोबिलिटी हो गए, और थर्ड स्टेट में भी जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, बिजनेसमैन लोग हुआ करते थे, उनकी बेटी बहू ही केवल जाके बाहर में पढ़ सकती थी, क्योंकि उनके पास पैसा होता था, है ना। थर्ड स्टेट के जो नॉर्मल लोग हैं वो लोग कभी भी बाहर जाके नहीं पढ़ पाते थे, क्योंकि उनके पास धन संपत्ति ही नहीं है, तो कहाँ से पढ़ पाएंगे। और दूसरा बात, घर परिवार चलाने से फुर्सत भी नहीं था। ठीक है, आगे, वर्किंग वोमेन हैड ऑल्सो टू take care for their families, cook, fetch water, queue up for bread and look after the children। और उनका जो जीवन है ना, एक सामान्य जीवन था। बेसिकली थर्ड स्टेट के महिलाओं का जीवन जो है एकदम बिल्कुल सामान्य जीवन था। वो अपने घर परिवार को देखती थी, बाल बच्चों को देखती थी, खाना बनाना, पानी भर के लेके आना, लंबे लंबे लाइनों में ब्रेड खरीदने के लिए दुकान पे लाइन लगना, बच्चों का देखभाल करना, मतलब एक साधारण जीवन वो लोग जीती थी। लेकिन हाँ, उनको यदि थोड़ा सा कोई एजुकेशन प्रोवाइड कर देता तो ये लोग आगे बहुत बढ़ जाते, है ना। लेकिन किसी ने इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद देयर वेजेज वेयर लोअर दैन दोज ऑफ मेन। और उनका जो मजदूरी हुआ करता था महिलाओं का, वो हमेशा कम हुआ करता था एज कम्पेयर टू मैन। और वो स्थिति कहीं ना कहीं भारत में भी बहुत समय तक था, है ना। आगे, तो वही बात हमने कहा ना कि चाहे कंट्री कोई भी रहा हो, स्थिति लगभग हर जगह पे सेम रहा है ना। हाँ, वो अलग बात है कि वहाँ के कंट्री के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, राइट किया, तो फिर वो अपने अधिकार को पा लिया वो लोग। ठीक है, उसके बाद टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स। अब थर्ड स्टेट के आम महिलाओं को भी ये लगने लगा था कि भाई हमको भी पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, हमको भी हर चीज़ परफॉर्म करने का मौका मिलना चाहिए। तो इन लोगों ने अपना महिलाओं का ग्रुप बनाया और इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अपना पॉलिटिकल क्लब बनाएंगे। जिस तरीके से आपने देखा मेन के लिए कौन सा क्लब था, जैकोबिन क्लब, उसी प्रकार से इन लोगों ने भी अपना क्लब बनाने का सोचा। और इन लोगों ने डिसाइड किया, इन सारे महिलाओं ने, कि हम भी अपना क्लब बनाएंगे, उसमें अपने ही जैसे महिलाओं को ऐड करेंगे और हम भी जो है राजा के खिलाफ आंदोलन प्रोटेस्ट करेंगे और हम अपने राइट के लिए लड़ेंगे। ठीक है, और इन लोगों ने अपना न्यूज़पेपर भी निकाला था। ठीक है, अबाउट 60 वुमेन्स क्लब वेयर फॉर्म्ड बाय द वुमेन इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज। पूरे फ्रांस में लगभग 60 क्लब खोला गया वुमेन्स के द्वारा, जो कि केवल वुमेन डोमिनेट करती थी, वुमेन उसको चलाती थी, अपने आवाज़ को उठाती थी। मतलब कि मेन जो कर रहे हैं वो तो अपना कर ही रहा था, उधर साइड बाय साइड वुमेन भी अपने राइट को पाने के लिए कर रही थी। ठीक है, उसके बाद दी सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। बहुत, हालांकि 60 पॉलिटिकल क्लब फॉर्म किया गया था, 60 पॉलिटिकल क्लब वुमेन के द्वारा फॉर्म किया गया था, लेकिन उनमें से मात्र 2 ही पॉलिटिकल क्लब ऐसे हुए जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। जैसे आपने देखा कि बहुत सारे जैकोबिन क्लब जैसे क्लब बनाए गए थे, लेकिन सबसे फेमस कौन हुआ, जैकोबिन क्लब फेमस हुआ मेन के लिए। उसी प्रकार से वुमेन के लिए 2 पॉलिटिकल क्लब ज़्यादा फेमस हुआ। पहले का नाम था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी और दूसरे का नाम था रिपब्लिकन वुमेन। ठीक है, ये दोनों पॉलिटिकल क्लब था किसका, वुमेन का, जहाँ पे वो लोग आती थी, मीटिंग करती थी, है ना, अगला स्टेप क्या लेना है वो लोग वहाँ पे डिसाइड करते थे। तो ये सारा का सारा स्थिति हो गया कब का, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, मतलब कि जब तक राजा के खिलाफ उतना भयंकर रूप से आवाज़ उठना शुरू नहीं हुआ था, उस समय का ये बात हुआ। लेकिन जैसे जैसे इन लोगों ने अपना पॉलिटिकल क्लब खोला, ये लोग आगे बढ़ती चली गई, उसके बाद क्या हुआ, क्या महिलाओं का स्थिति फ्रांस में बदला कि नहीं बदला, अब देखते हैं हम लोग आफ्टर वाले टॉपिक में। चलो शुरू करते हैं। Their main demands were that women enjoy the same political rights as men। अब देखिए, चूंकि वुमेन भी राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं, खराब सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो इनका भी कुछ ना कुछ डिमांड होगा अपना, है ना। इनका डिमांड सबसे पहला ये था कि हमको भी वो सारा राइट मिलना चाहिए जो कि एक आम पुरुष को मिलता है, पहला राइट इनका ये था। उसके बाद वुमेन वेयर डिसअपॉइंटेड बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस्ड देम टू पैसिव सिटीजन। अब जरा देखिए ध्यान से, 1791 में जो थर्ड स्टेट के जो वो 600 रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके द्वारा जो संविधान बनाया गया था, उनमें महिलाओं को कोई खास दर्जा दिया गया था, नहीं दिया गया था। तो इनको लगा कि भाई हमारे लिए ही संविधान बना है और वुमेन को ही उसमें राइट नहीं दिया गया है, तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा। तो वुमेन को वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होना पड़ा। ठीक है, क्योंकि उसमें वुमेन के बारे में उतना बात नहीं किया गया था। ठीक है, उसके बाद दे डिमांडेड द राइट टू वोट। वो लोग वोटिंग का राइट भी मांगती थी, सबसे इंपॉर्टेंट, उनको वोटिंग का राइट था ही नहीं, तो वो लोग वोटिंग का डिमांड करती थी कि हमको वोटिंग राइट मिलना चाहिए।
दे ऑल्सो डिमांडेड दैट दे वुड बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिसेज। इनका यह भी मानना था कि हम भी चुनाव में खड़े हो, हमको ऐसा राइट मिलना चाहिए। मतलब कि केवल लीडर के तौर पे मेन ही क्यों खड़ा होगा, वही एमएलए एमपी विधायक सांसद क्यों बनेगा, हमको भी मौका मिलना चाहिए, हम भी चुनाव लड़ेंगे और हम भी जीत के जाएंगे कहाँ पे, नेशनल असेंबली में बैठेंगे, नियम कानून बनाएंगे और हम भी पॉलिटिकल ऑफिस को संभालेंगे। यानी कि हम भी अपना कुछ दबदबा दिखाना चाहते हैं, भाई हमको भी मौका दीजिए। लेटर बाद में स्कूलिंग वॉज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स। तो जितने भी महिलाओं ने संघर्ष किया, इनके संघर्ष को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया बाद में। तो अब यहाँ पे थोड़ा बहुत जो फ्रांस में महिलाओं का कंडीशन सुधरा इस प्रकार से कि जितने भी लड़कियां हैं फ्रांस में, जितने भी लड़कियां थी फ्रांस में, उन सभी के लिए स्कूलिंग जो है कंपलसरी कर दिया गया। मतलब कि अब ऐसा कोई भी लड़की नहीं बचेगी जिनको स्कूल में जाने से कोई रोक सकता है, सबके लिए स्कूलिंग कंपलसरी कर दिया गया। यानी कि अब थोड़ा सा फ्रांस जो है लड़कियों के बारे में सोच रहा था, ठीक है। उसके बाद देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। पहले ना लड़कियों के खिलाफ ही उसके पिताजी शादी कर देते थे। लड़की चाहती है कि नहीं चाहती है उससे कोई मतलब नहीं है, पिता ने चाल लिया कि लड़की का शादी करना है तो वो लोग कर देते थे। और ऐसा ही सिमिलर सिचुएशन भारत में भी था, है ना, और अभी भी कुछ हद तक है भारत के कुछ गाँवों में, बिल्कुल है ना। तो ये सिचुएशन वहाँ पे भी था। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि कुछ ना कुछ कंडीशन तो हमारे जैसा ही मिलता जुलता है? वही हमने आपको कहा कि कंट्री कोई भी रहा हो, समस्या लगभग सभी में कॉमन था, ठीक है। आगे, लेकिन अब क्या उसके पिताजी उसको फोर्स कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि अब नए नए नियम कानून वहाँ पे बन गए होंगे, है ना, लड़कियों को फोर्स नहीं किया जाता होगा वहाँ पे। उसके बाद मैरिज वाज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। अब यहाँ पे मैरिज को ना एक तरीके से रजिस्टर्ड कर दिया गया। मतलब ये हो गया कि कोई भी, पहले क्या होता था फ्रांस में, कोई भी आदमी एक पत्नी से शादी किया, उससे कोई झगड़ा हुआ उसको छोड़ देता था, दूसरे से शादी कर लिया, उसका जीवन तो बर्बाद हो गया। लेकिन अब कहा कि नहीं भैया, आप शादी करोगे और शादी करने के बाद किसी को छोड़ना चाहोगे तो फिर आपको लीगली चलना पड़ेगा। मतलब कि डाइवोर्स करो, कोर्ट जाओ, कचहरी जाओ, है ना, साइन करो, पूरा एक प्रोसेस के द्वारा आपको चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मन में आया उसको छोड़ दिए, दूसरे से शादी कर लिए, फिर दूसरे से शादी कर लिए, फिर तीसरे से चौथे से शादी कर लिए, ऐसा अब नहीं चलेगा, है ना। और ऐसा पहले फ्रांस में होता था। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या कह सकते हैं कि फ्रांस के महिलाओं के बारे में अब बहुत कुछ सोचा जा रहा था, बिल्कुल सोचा जा रहा था, और अच्छा चीज़ भी यहाँ पे हो रहा था। उसके बाद डाइवोर्स वाज मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाइड बाय बोथ मैन एंड वोमेन। यदि महिला पुरुष को या फिर पुरुष महिला को छोड़ना चाहती है शादी के बाद, तो उसको एक दूसरे को डाइवोर्स देना पड़ेगा। डाइवोर्स आपको मालूम है कोर्ट के द्वारा मिलता है और दोनों का वहाँ पे सहमति होना चाहिए, साइन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई। तो मतलब कि तरीके से फ्रांस के महिलाओं ने जितने भी प्रोटेस्ट किए, उनका जो भी डिमांड था, उनके डिमांड को फुलफिल किया गया, ठीक है। आगे उसके बाद वुमेन कोड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स। अब वुमेन को जॉब्स के लिए भी ट्रेनिंग दिया जा रहा था कि महिलाओं को ट्रेनिंग दो भाई, महिलाएं भी आगे बढ़ सके। उसके बाद वुमेन कुड नाउ बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेसेस। अब महिलाएं फ्रांस में आर्टिस्ट बन रही थी, सिंगर, डांसर, है ना, कोरियोग्राफर, अलग अलग चीज़ें वो लोग बन रही थी, और छोटे छोटे बिजनेस भी वो लोग अकेले या फिर कुछ महिलाओं के साथ मिलके रन भी कर रही थी, जो कि एक अच्छा संदेश था, एक अच्छा मैसेज था। उसके बाद ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर द गवर्नमेंट इशूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। देखिए, जब रेन ऑफ टेरर था ना, यानी कि जब मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर का गवर्नमेंट था, उन्होंने महिलाओं को जरा सा भी उठने का मौका नहीं दिया। महिलाएं उस समय पे अपना आंदोलन करती थी, पॉलिटिकल क्लब बनाती थी, लेकिन मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर ने उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया था। कहा कि नहीं, महिलाएं जरा सा भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे भी उनको थोड़ा सा डिसअपॉइंट सामना करना पड़ा था। मैनी प्रोमिनेंट वुमेन वेर अरेस्टेड एंड अ नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड। अब जरा देखिए, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर क्या कह रहा था रेन ऑफ टेरर के दौरान? रेन ऑफ टेरर के दौरान वो कह रहा था कि जितने भी पॉलिटिकल क्लब है महिलाओं के, उसको बंद करो। पहली बात, जैकोबिन क्लब ही केवल चलेगा, सारे को बंद करो। लेकिन क्या महिलाएं बंद होने देंगी? भाई, उन्होंने संघर्ष किया है ना, अपना पॉलिटिकल क्लब उन्होंने खुद बनाया है। तो वो लोग प्रोटेस्ट किया, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो जवाब में मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर ने उनको पकड़ के जेल में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद फिर वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए, फ्रांस के महिलाओं के डिमांड तो बहुत सारे थे कि हमको समान दर्जा मिलना चाहिए,
है ना, हमको वोटिंग राइट मिलना चाहिए, हमको मेन के जैसा ही ट्रीट किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हर एक प्रकार के राइट को फुलफिल किया गया महिलाओं का, लेकिन एक राइट जो महिलाओं का फुलफिल उस समय पे नहीं किया गया वो था वोटिंग राइट। वोटिंग राइट उनको वहाँ पे भी नहीं मिला, ठीक है। मतलब कि वोटिंग राइट बाद में जाके फ्रांस में महिलाओं को मिलता है। देखिए, फाइनली इन 1946 वुमेन इन फ्रांस वोन द राइट टू वोट। सोचो, 1946 में जाके उनको वोटिंग राइट मिलता है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ? 1789 में। 1789 में फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ। हाँ, 1789 में फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ और 1946 में जाके जो है उनको वोटिंग राइट मिलता है। सोचो, यानी कि वुमेन को हर प्रकार का राइट देने के लिए वो लोग राजी थे और दिया भी, लेकिन वोटिंग राइट वो लोग नहीं देना चाहते थे। लेकिन जब बहुत आगे बढ़ गया स्थिति तो उनको वोटिंग राइट भी देना पड़ा, है ना। याद रखिएगा कि फ्रांस में वुमेन को 1946 में वोटिंग राइट मिल चुका था। और यदि ये डेट याद नहीं भी रहना तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ, एक साल पहले वहाँ पे महिलाओं को वोटिंग राइट मिला, यानी कि 1946 में। इसको आप ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। और ये पूछा भी जाता है, कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला टॉपिक है हमारा द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। एबोलिशन ऑफ स्लेवरी वाला टॉपिक में ना आपको ये पढ़ाया जाएगा कि फ्रांस में एक समय पे गुलामी का भी दौर चलता था, है ना। गुलामी का दौर, ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगले वाले क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास, यानी कि कल। कोई डाउट आप लोगों को नहीं है ना इसमें? ऑनलाइन वाले बच्चे, आपको कोई डाउट हो तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।